हेलो एमएससी, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो लेक्चर पे हमने किस पे बात करनी है। आज हमने बात करनी है ट्रेंड्स ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट। ओके, तो देखिए लास्ट वीडियो पे भी आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो होता क्या है, आपको आज पढ़ना है कि स्टेप वाइज कांस्टेंट जो होते हैं, देखो आपको पता है ओवरऑल कांस्टेंट तो आपका एक ही होता है। जब आपकी ओवरऑल रिएक्शन होती है उस टाइम पर जो कांस्टेंट निकलता है वो एक निकलता है। ओके, लेकिन स्टेप वाइज के केसेस में अगर आप स्टेप वाइज रिएक्शन कराएंगे तो स्टेप वाइज की वजह से आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट मिलते हैं। जैसे होता है K1, K2, K3 एंड K4 एफ, जितना चाहे आप उतना बना सकते हैं। ओके, ये होता है स्टेप वाइज। अब बोला जाता है कि ये जो स्टेप वाइज कांस्टेंट है इनका कुछ ट्रेंड है, यानी कि कुछ ऑर्डर है कि स्टेबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि K1, K2, K3, K4 में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, वो सब कुछ हम एक्सप्लेन करते हैं। वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इन ट्रेंड्स ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट। ओके, तो मैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। साथ ही साथ हम एक एग्जांपल की हेल्प से भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देती हूँ। ओके, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पे हम क्या बोलते थे। कोई भी रिएक्शन है, सपोज आपकी कोई भी रिएक्शन है, तो आपको क्या करना होता है। देखिए, आपको क्या करना होता है, आपको बोल दिया जाए एम और एल आपके क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, और आपने इससे क्या बनाना है, प्रोडक्ट। जैसे बन गया Ml4। ओके, ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, बट आपकी मर्जी की आप रिएक्शन कैसे प्रोसीड करें। आप दो तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं। एक होता है स्टेप वाइज, दूसरा होता है ओवरऑल। ये सारी चीजें मैंने आपको बढ़ा दी है। तो अगर आप स्टेप वाइज कराना चाहेंगे तो आपको अलग कांस्टेंट मिलेगा, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन कराना चाहेंगे तो अलग कांस्टेंट मिलेगा। कैसे? अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन कराई, इसका मतलब आपको ये दोनों रिएक्टेंट को मिला के ये प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली मेटल को क्या करेंगे, चार लिगेंड के साथ रिएक्शन देंगे और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में Ml4 बना देगा। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये होगी आपकी ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि जितना भी आपको प्रोडक्ट बनना था एक ही रिएक्शन में, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया। ओके, लेकिन स्टेप वाइज में क्या होगा, ये मेटल और लिगेंड जोड़ जोड़ के, मतलब थोड़ा 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 करके क्या है, इस Ml4 को प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? पहले स्टेप में यानी कि आप क्या करेंगे, मेटल और एक लिगेंड को कंबाइन कर देंगे, जिसकी वजह से बन जाएगा Ml। देन आप इस Ml को उठाएंगे, इस ये जो प्रोडक्ट बना इसको एज अ रिएक्टेंट यूज करके एक और लिगेंड इसे देंगे, ताकि आपका क्या बन जाए, Ml2 बन जाए। सिमिलरली ये प्रोडक्ट उठा के इसे Ml2 को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन एक लिगेंड के साथ रिएक्ट करेंगे, जिससे बनेगा Ml3। एंड फाइनली Ml3 को रिएक्ट करेंगे एक लिगेंड के साथ, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा Ml4। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखेंगे आप यहाँ पर को, देखो यहाँ पे जो आपका ये तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन का एक कांस्टेंट होगा जिसे आप बोलेंगे बीटा 4। ओके, इसलिए मैं आप कंसीडर कर रही हूँ, मैंने इसे बोला बीटा 4। लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे। कैसे? इसे मैंने बोल दिया K1, इसे बोल दिया K2, इसे बोल दिया K3 एंड इसे बोल दिया K4। अगर यहाँ पर कोई लिगेंड और ज्यादा ऐड करनी होती तो ये रिएक्शन और ज्यादा बढ़ती रहती, लेकिन ये रिएक्शन तो वैसे ही रहती। अगर मैंने इसे Ml6 कर दिया तो ये क्या बन जाता है, M+L6 गिव्स Ml6। ओके, बट यहाँ पर को क्या होता है, Ml4 को एक और लिगेंड मिलता है, Ml5 बनाता है, Ml5 को एक और लिगेंड मिलता है, एंड देन फाइनली Ml6 बनाता है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो देखो, अगर आप देखेंगे यहाँ पर को आपको एक सिर्फ एक कांस्टेंट मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल में आपके पास एक कांस्टेंट है। अब देखो, अगर आपके पास एक ही चीज है तो उसको आप दूसरी चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा? आपके पास एक ही चीज है, आपके पास ये बीटा 4 है, यानी कि एक ही कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कोई एक सिंगल कांस्टेंट है। अब इसे कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा कांस्टेंट है ही नहीं। लेकिन यहाँ स्टेप वाइज में अगर आप देखेंगे, आपके पास कितने कांस्टेंट है, इस प्रोडक्ट के लिए कितने कांस्टेंट है, K1, K2, K3 एंड K4, चार कांस्टेंट है। अब ये इस के लिए आपके पास तीन कांस्टेंट और हैं, जिसके साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी, यानी कि अगर आपको K2 को कंपेयर करना है तो यहाँ तीन चीजें और हैं जिसके साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं। यदि चीजें समझ में आए तो इनके कंपैरिजन की वजह से आपको इनको एक ऑर्डर देना है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, देखिए होता ये है, पहले आप ध्यान से समझना। होता ये है कि अगर आपको किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू, देखो ये जो कांस्टेंट है, आप इनकी वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे, जैसे K1 से K2 हुआ, K3 हुआ, K4 हुआ, तो ऐसा माना जाता है जितनी ज्यादा K की वैल्यू, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। तो इसका मतलब हुआ K1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन K2 की,
देन K3 की एंड लास्ट होती है K4 की। अगर K5 K6 होते तो भी ये ऐसा हो जाएगा K5 एंड K6। तो इसी ट्रेंड को आपने वहां क्या करना है, एक्सप्लेन करना है विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन तो करेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे नहीं बोलना ना कि ट्रेंड ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसा नहीं। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए किसी एक्सप्लेनेशन से, अच्छे एक्सप्लेनेशन से, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। इतनी चीजें समझ में आया ना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, समझ में आया। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। ओके, तो देखिए मैं आपको सीधे यहीं से पढ़ा दे रही हूँ, वहां मैंने इतना सारा ये सब लिखना होता है और आप लोगों को मटेरियल भी थोड़ा जल्दी चाहिए और सारी यूनिट्स भी हमने स्टार्ट करनी है, तो यहीं पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको क्लियर करा दूंगी। तो यहाँ लिखा है ट्रेंड्स ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट, तो हम सिर्फ स्टेप वाइज कांस्टेंट का ही ट्रेंड लेते हैं, ओवरऑल का नहीं ले सकते। क्यों? ओवरऑल के पास तो एक ही कांस्टेंट, आप उसे कंपेयर कैसे करेंगे, ट्रेंड कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कोई स्टेप वाइज में आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट, आप कंपेयर कीजिए, ट्रेंड बनाइए, ऑर्डर बनाइए। इतनी चीज क्लियर है? तो यहाँ लिखा है द वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल कॉम्प्लेक्स। कोई भी स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है, किसके लिए? कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स को अगर आपने जब फॉर्म करना है तो उसके लिए जो स्टेप वाइज कांस्टेंट की वैल्यू होगी, अगर आप उस मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टेप वाइज रिएक्शन से करा रहे हैं तो आपके पास स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो वैल्यू है डिक्रीज होता है सक्सेसिवली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये जनरली क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है, जितना अपने कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे उतना वो डिक्रीज होते रहेगा। कैसे? यानी यहाँ देखेंगे K1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, देन K2 की, देन K3, K4 और लास्ट में है आपका Kn। इतनी चीज क्लियर है? अब ये रीजन क्या बोल रहा है, देखिए, दिस रेगुलर डिक्रीज इन एन वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट मे बी एट्रीब्यूट टू ए डिक्रीज इन एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट H2O ligand that is available to replacement of a attacking ligand। अब इसका रीजन ये क्या बोल रहा है आपको इस एग्जांपल से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, ये है आपका, यहाँ पे देखो ये है आपका आपका देखो, आपको मैंने बताया था लिगेंड भी आपके दो टाइप के होता है। ये तो आपका लिगेंड है, ये है आपका Cu के साथ है H2O है 6। ओके, तो ये है आपका मेटल एंड ये है आपका लिगेंड। इतनी चीज क्लियर है? बट आपको यहाँ पर NH3 भी दिया, और NH3 भी तो आपका लिगेंड होता है। 4 NH3 दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 NH3 दिए हुए हैं। अब हुआ क्या, ये तो आपके लिगेंड है जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इन्वॉल्व है, बट ये जो लिगेंड है NH3 जो लिगेंड है जो कि 4 नंबर पे दिया हुआ है, ये क्या है, अटैकिंग लिगेंड है। अटैकिंग लिगेंड क्या होता है? अटैकिंग लिगेंड ऐसे होते हैं कि ये अटैक करते हैं इस मेटल आयन पे, यानी कि इस मेटल पे लिगेंड अटैक करेंगे। और आपको पता है कि NH3 ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू वाटर। तो ये क्या करेगा, अटैक करता है और वाटर को रिप्लेस करते हुए अपने लिगेंड को यहाँ अटैच कर देता है। यानी कि कॉपर के साथ आपके वाटर तो जुड़े हुए हैं, ओके, वाटर जुड़ा हुआ है, बट NH3 क्या करता है, इस वाटर को रिप्लेस करके इसकी प्लेस पे अपने आप को फीड कर देता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है, अटैकिंग लिगेंड होते हैं जो अपने आप को अपना अटैक करा के दूसरे लिगेंड को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। अब बोल रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब मैं आपको अभी मैं एक्सप्लेन करके खोल के जब ये K1 K2 K3 K4 की वैल्यू आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे आपका कांस्टेंट बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपके स्टेप्स आगे को बढ़ाते जाएंगे आपको H2O का नंबर कम होता दिखेगा, यानी कि जो आपका लिगेंड है उसका नंबर कम होता दिखेगा और NH3 का नंबर ज्यादा होता दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है और आपको पता है ये अटैकिंग लिगेंड है, तो पहले एक स्टेप में ये एक वाटर को रिमूव करके अपना NH3 लगाएगा, यानी कि यहाँ पर को कितने वाटर बच जाएंगे, 5 वाटर बच जाएंगे, एक अमोनिया बच जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, एक और वाटर निकलेगा तो 4 वाटर हो जाएंगे, 2 अमोनिया हो जाएंगे। तीसरे स्टेप में 3 वाटर हो जाएंगे, 3 अमोनिया हो जाएंगे। वैसे आप नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो आपके जो वाटर लिगेंड है इनका कंसेंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, क्योंकि यहाँ अटैकिंग लिगेंड इसे रिप्लेस कर रहा है। तो वही चीज बोल रहा है, इसका रीजन ये है, दिस रेगुलर डिक्रीज इन एन वैल्यू ऑफ स्टेप वाइज कांस्टेंट मे बी एट्रीब्यूट टू अ डिक्रीज इन अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट H2O लिगेंड। आपका H2O लिगेंड टाइम के साथ साथ जितना स्टेप आप आगे को बढ़ाते जा रहे हैं आपके H2O लिगेंड उतने ही कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रिप्लेस हो जा रहे हैं बाय अटैकिंग लिगेंड, ये अटैकिंग लिगेंड उसे रिप्लेस कर दे रहा है। समझ में आया? इस वजह से अब आप खुद ही समझ सकते हैं, ये अटैक करेगा तो पहले स्टेप पे तो एक वाटर को निकाला है तो आपके पास 5 बच गए, दूसरे स्टेप में 5 भी नहीं बचेंगे, कितने बच जाएंगे, 4, क्योंकि एक और अमोनिया ने इसे रिप्लेस कर दिया। और लास्ट में पूरे की पूरे यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएंगे 4 अमोनिया से, और यहाँ पर को 2 वाटर मॉलिक्यूल बचेंगे और 4 अमोनिया बच जाएंगे, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन
उसके आयंस, उसके लिगेंड्स कम होने की वजह से आपकी इसकी वैल्यू यानी कि स्टेबिलिटी इन कांस्टेंट की वो भी डिक्रीज होने लगती है। समझ में आ रहा है इतनी चीजें? तो देखो अब मैं आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ लिखा है बिसाइड द कंटिन्यूअस डिक्लिनेशन इन अ वैल्यू ऑफ अ सक्सेसिव स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वैल्यू में also be attribute to a decreased ability of a metal and to be a progressive intake of a ligand कोलामिक। और इसका रीजन क्या होता है? देखो इसके रीजन होते हैं, पहला होता है इंटेक ऑफ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड आपको इंटेक कर रहा है यानी कि यहाँ पर से आपको जो अटैकिंग लिगेंड था वो आपकी जो लिगेंड है उसको रिप्लेस कर दे रहा है। दूसरा है कोलामिक फैक्टर की वजह से, तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ओके, इतनी चीज क्लियर हो रही। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। पहले आप बताएंगे कि स्टेप वाइज में होता क्या है, कैसा ट्रेंड है। आपने बताया कि ऐसा ऐसा है कि जितना ज्यादा आप बढ़ाते रहेंगे अपनी ये ऑर्डर को, जितना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट इंक्रीज होती रहेगी उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज होती रहेगी। यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बट इसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू कम होगी। इतनी चीज समझ में? पहले आपने एक्सप्लेन करना है, देन आप रीजन देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। रीजन इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो वाटर की लिगेंड है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में स्टेप वाइज होते जा रहा है। जितने स्टेप बढ़ रहे हैं वाटर के लिगेंड कम हो जा रहे हैं क्योंकि जो अटैकिंग लिगेंड अमोनिया है ये इसे रिप्लेस कर दे रहा है। ओके, तो ये आपने एक्सप्लेन करना है। देन आप दिखाएंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, ये है CuH2O6। यहाँ पर को क्या है, कॉपर आपका मेटल आयन है जो कि +2 स्टेट में है। ये H2O आपका लिगेंड है जो कि 6 है, यानी कि यहाँ पर को जो कॉपर है इसके साथ क्या है, 6 आपके H2O अटैच है, यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर है। ओके, ये H2 and H2 ये क्या हो गया, एक ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, बट आपके पास यहाँ पर कुछ 4 अमोनिया भी है। 4 अमोनिया क्या है, एज अ लिगेंड एक्ट कर है। कौन से लिगेंड? अटैकिंग लिगेंड। अब ये क्या करेंगे, जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट में आए तो देखो ये वाली जो स्टेप है, ये वाला स्टेप है आपका स्टेप, ये ओवरऑल रिएक्शन का। ठीक है, ये देखो पहले ये है आपका ओवरऑल रिएक्शन दिखाना। ठीक है, ये भी आप दोनों तरीके से दिखाएंगे। ये तो आपका ओवरऑल है, कैसे ओवरऑल है देखिए, ये है, ये इतना समझ में आया। ये आपका ये कॉम्प्लेक्स है जो कि यहाँ पर को मेटल आयन है, यहाँ पर को लिगेंड है। ये है आपका अटैकिंग लिगेंड। अब होगा क्या, आपके 4 अमोनिया ने 4 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर को कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बचे और 4 अमोनिया यहाँ पर आ गई, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल जो इसके बचे थे। समझ में आया? सॉरी, ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर रिप्लेस हुए आपने यहाँ दिखा दिए। समझ में आ रहा ना? आपने क्या किया, CuH2O6 है, इसमें 4 अमोनिया को रिएक्ट कराया, तो 4 अमोनिया ने 4 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ आपके पास सिर्फ 2 बचे क्योंकि यहाँ 6 थे। 2 बचे और 4 अमोनिया आ गए और 4 H2O आपके बाहर निकल गई। इतनी चीजें समझ में आई। अब यहाँ पर को जो कांस्टेंट होगा इसे आप β4 बोल रहे हैं। ओके, अगर β4 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया था β4 यानी कि ये क्या है, एक टाइप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट को क्या कैसे निकालते हैं, आपको निकालना होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, ये है। ओके, और रिएक्टेंट आपका ये है, तो आपको क्या लिखेंगे, β4 इज इक्वल टू CuH2 का ट्वाइस, अब ब्रैकेट के अंदर NH3 यानी कि अमोनिया का 4, 2 पॉजिटिव। ओके, इनटू यहाँ पर को प्लस का साइन नहीं आता। ठीक है, यहाँ होता है इनटू वाटर, 4 वाटर मॉलिक्यूल, और जो ये नंबर होता है या ऊपर जाके पावर में बदल जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो वाटर की पावर होगी 4। ओके, अब ये जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या होगा, CuH2 का 6, 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर को 4 अमोनिया है तो 4 की पावर आ जाएगी ऊपर, ये ऐसे दिखेगा। तो ये आपका β4 क्या हो जाएगा, ये है आपका स्टेबिलिटी कांस्टेंट। बट कौन सी टाइप की रिएक्शन के लिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, बट ये है ओवरऑल टाइप रिएक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ दिखाया द ओवरऑल प्रोसेस कैन बी सपोज टू टेकिंग प्लेस थ्रू अ फॉलोइंग स्टेप। तो ये ओवरऑल रिएक्शन का बता दिया। ठीक है, अब आपकी क्या है, स्टेप वाइज रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, अब स्टेप वाइज में क्या होगा, ये जो आपने स्टेप एक ही साथ किया वो स्टेप आपने सिंगल सिंगल करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपने क्या करना है, पहले स्टेप में एक अमोनिया को रिप्लेस कराना, सॉरी एक वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कराना है बाय अमोनिया, देन दूसरे स्टेप में एक और अमोनिया डालेंगे, तीसरे में एक और अमोनिया डालेंगे, ऐसे ही करके आपने 4 स्टेप कराने, क्योंकि 4 अमोनिया यानी कि 4 अटैकिंग लिगेंड है आपके पास। इतनी चीज क्लियर हो रही। तो यहाँ पर लिखा है CuH2O6, वही आपका कॉम्प्लेक्स ले लिया आपने यहाँ पे। अब आपने यहाँ 4 अमोनिया एक साथ लिया, पहला लिया आपने एक अमोनिया लिया, तो एक वाटर आपका रिप्लेस हो गया, यहाँ 6 थे तो बच गए 5, और छठा आपका हो गया अमोनिया, तो यहाँ पर लिख दिया H2O5, अमोनिया 1। ओके, इतनी चीज क्लियर है, ये सबको और सब चीज तो सेम है। अब यहाँ पर को जो पहला कांस्टेंट बना आपने इसे बोला K1 कांस्टेंट, तो K1 कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट लीजिए, नीचे ले लीजिए रिएक्टेंट। इतनी चीज क्लियर हुई, समझ में आ रहा है ना, पूरा खोल खोल के समझ में आ रहा है ना। देखो मैं इसको आपको बता देती हूँ क्या किया हमने, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 1 मिनट। देखो
ये तो समझ में आ गया ना। आपके पास क्या था, Cu था, वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर थे आपके पास 6। मैं इसमें चार्ज अगर हटा दूं तो ये चार्ज आपको घिच-पिच कर देगा। और है NH3, आपने एक सिंगल NH3 डालना है, डालने हैं 4, बट स्टेप वाइज में कर रहे हैं तो एक एक करके डालेंगे तो ये इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Cu। आपके पास H2O कितने बच जाएंगे, 5, क्योंकि एक H2O रिप्लेस हो गया बाय एक NH3, तो यहाँ पर हो गया NH3 कितने हो गए, 1। और ये ब्रैकेट आपने यहाँ पर को बंद किया तो यहाँ पर हो गया प्लस एक हो गया, बाहर H2O आ गया। अब आपको ये जो कांस्टेंट बना वो आपका क्या बना, K1। अगर K1 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल था इसके नीचे रख देंगे रिएक्टेंट, जो है आपका Cu, H2O का 6, ऊपर से है 2 पॉजिटिव चार्ज, और इनटू हो जाएगा, यहाँ पर कोई इनटू हो जाएगा, ठीक है, इनटू, और यहाँ हो जाएगा NH3। ओके, तो ये चीज क्लियर हुई, समझ में आया ना। तो ये हम पहले से ही निकाल रहे हैं, अब इतना तो क्लियर हो रहा होगा। अब देखो दूसरे स्टेप पे क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे आपको जो प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट बना था, ये प्रोडक्ट बना था, इसको लेंगे और इस पे एक और NH3 डाल के उससे एक वाटर मॉलिक्यूल को और रिप्लेस कर देंगे। तो आपने लिया Cu, H2O5, NH3। अब आपने एक और NH3 डाला है तो आपने एक और NH3 डाला, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4, 5 थे 4 हो गए, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो आपके हो गए ये H2O4, NH3 2, H2O4 और NH3 2। इतनी चीज क्लियर हो रही। अब यहाँ पर कोई ये जो कांस्टेंट हुआ इसे आपने बोला K2 कांस्टेंट। K2 कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके अपॉन में कर दीजिए, सॉरी, ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है इसके अपॉन में कर दीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, लेकिन ये प्लस का साइन किस में बदल जाएगा, इनटू में बदल जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। ये आपके निकल गई K2 की वैल्यू। अब देखिए, अब निकालेंगे आप K3 की वैल्यू। K3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगले स्टेप पे आपको जो प्रोडक्ट बना, यानी कि CuH2O जो आपका 4 है, NH3 आपके 2 हैं, इनको अगेन रिएक्ट करेंगे एक और NH3 के साथ, तो आपका एक NH3 और अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो आपके ये 4 वाटर मॉलिक्यूल में से बच जाएंगे 3, क्योंकि एक निकल जाएगा बाहर। इतनी चीज समझ में आए। तो अब आपके पास क्या बन जाएंगे, 3 H2O बन जाएंगे और 3 अमोनिया बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपने कांस्टेंट बोला इसे बोला K3, और K3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो K3 की वैल्यू निकल गई। अब K4 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है अभी भी आपके पास क्या है, एक अमोनिया बचा हुआ है। देखिए यहाँ पर को 3 अमोनिया है, एक और अमोनिया बचा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक और अमोनिया आप ऐड करेंगे, तो आपका यहाँ पर को होता 3 वाटर मॉलिक्यूल, इसके बदले अब हो जाएंगे 2, क्योंकि यहाँ से चले गए टोटल 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए और उनके बदले 4 अमोनिया मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ पर हो गया H2O2, क्योंकि आपके पास 6 H2O2, अब कितने बच गए, 2, और 4 की प्लेस पर आ गए अमोनिया, वो भी कितने थे, 4। ओके, तो ओवरऑल इनके हो गए 6। इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया 2 वाटर मॉलिक्यूल बच गए, 4 अमोनिया बन गए और वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और यहाँ पे जो कांस्टेंट बना वो हुआ K4। और K4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। तो अब आपको देखेंगे ये जो प्रोडक्ट निकला ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। ओके, लेकिन यहाँ जो स्टेप किए वो आपने एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन करा दी, बट स्टेप वाइज में आपने सारी रिएक्शन एक एक स्टेप करके कराई। इतनी चीज तो क्लियर हो रही ना। अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है, देखो हुआ क्या, इस पे लिखा है इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, अगर आप लॉग के की वैल्यूज, यानी कि के की वैल्यूज K1, K2, K3, K4 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसे मिलेगी, यानी कि यहाँ जो वैल्यू वो कैलकुलेटेड है, तभी तो आपने उन्हें कंपेयर किया वैल्यू। जब आपने ऐसे कैसे देख के बोल देंगे कि K1 की ज्यादा है, K2 की कम है, ठीक है। आपने उसे निकाला है, कैलकुलेट किया, ये आपको कैलकुलेट करना नहीं दिखाना। आप जिस वहां बोलिए कि log k की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की तो K1, K2, K3, K4 की वैल्यू कुछ ऐसे निकली, एक की निकली 4.3, यानी कि K1 की कितनी निकली 4.3, K2 की कितनी निकली 3.6, K3 की कितनी निकली 3.0, एंड लास्ट वन K4 की कितनी निकली 2.3। तो आप यहाँ पर को आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर को वैल्यू क्या है, जितना ज्यादा K का नंबर इंक्रीज हो रहा है वैल्यूज इनकी क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर को आपने क्लियर कर दी एग्जामिनर को। इतनी चीज क्लियर है। तो पहले आप वो समझाइए, देन आप इस एग्जाम्पल के थ्रू एग्जामिनर को क्लियर कीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज क्या है। टाइम के साथ साथ, यानी टाइम के साथ साथ नहीं, जितना ज्यादा कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है उतनी, मतलब कांस्टेंट बढ़ रहा है उतनी ज्यादा उनकी वैल्यूज घटती जा रही है। ओके, यहाँ पर अगर K5 होता तो आई थिंक इसकी वैल्यू और कम हो जाती, K6 होता तो फिर और कम हो जाती। इतनी चीज क्लियर है। क्या लिखा है इसके आगे, देखो एक रीजन तो आपने ऊपर दे दिया था कि आपकी वाटर का कंसेंट्रेशन क्या है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर स्टेप में कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बट एक और रीजन यहाँ पर को दिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है दिस रेगुलर डिक्रीज इन एन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैन बी एट्रीब्यूट टू अ डिक्रीजिंग साइट अवेलेबिलिटी फॉर द अटैक ऑफ द इनकमिंग लिगेंड, यानी कि जो इनकमिंग लिगेंड है उसके लिए अब अटैकिंग साइड ही कम हो रही है। मतलब क्या हुआ, देखिए
ये है आपका लिगेंड, ठीक है, ये आपको लिगेंड का ही स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। यहाँ है आपका ये जो मेटल है, मेटल सेंटर में आपका क्या है, Cu2+, ओके। लेकिन इनिशियली आप देखेंगे कि Cu2+ को कौन लिगेंड सराउंडेड किए हुए हैं, वाटर लिगेंड सराउंड किए हुए हैं, ओके। और ये भी कितने, 6, ओके। लेकिन अगर आप लास्ट स्टेप में चले जाएंगे, यहाँ वाला स्टेप नहीं दिखाया, अगर यहाँ पर को और लिगेंड आपने अटैच करना है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सारी पोजीशन में आपके अटैकिंग लिगेंड आ गए हैं, ओके, अटैकिंग लिगेंड आ गए। ये है आपका NH3, ये अटैकिंग लिगेंड। यहाँ पे भी आपका आ गया NH3, यहाँ पे भी आ गया NH3, NH3 एंड NH3, ओके। अगर वापस से आपने एक NH3 को ऐड करना है इस वाटर की प्लेस पे, तो आपके पास अब एक ही साइड बच गई। एक साइड कौन सी, ये वाली, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी NH3 ऐड हो गए, ओके। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम NH3 को ऐड करते तो इस NH3 के पास 6 के 6 साइड है कि ये चाहे यहाँ ऐड करे, ये इस वाटर को भी रिप्लेस कर सकता था, इसको इनमें से किसी भी वाटर को रिप्लेस कर सकता था। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होगा, सारी पोजीशन में अगर NH3 आ गया और एक ही वैकेंट पोजीशन बची, यानी कि एक ही वाटर की पोजीशन बची है जिसे ये NH3 अटैकिंग लिगेंड रिप्लेस कर सकता है, तो अब आपके पास मतलब कि इस अटैकिंग लिगेंड के पास अब एक ही साइड है अटैक करने के लिए, बाकी सारी तो फील्ड है। ये सब में क्या हो गया, NH3 आ गया, अब एक ही साइड है। तो वही चीज बोल रहा है, टाइम के साथ साथ जितने आप स्टेप बढ़ाते रहेंगे, आपकी क्या है, इस अटैकिंग लिगेंड के लिए अवेलेबल जो साइड्स हैं अटैक करने के लिए वो कम होती रहेंगी, क्योंकि इन साइड में तो ऑलरेडी NH3 आ गया है। अगर पहले स्टेप में आपने एक NH3 कर दिया तो चौथे स्टेप में आपके अपने 4 NH3 ऐड कर दोगे, पांचवे में 5 NH3, और छठे स्टेप में आपको क्या है, 6 के 5 स्टेप। देखो जब आप छठा स्टेप करेंगे तो 5 NH3 तो वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो कि ये है, ओके। अब आप जो छठा NH3 ऐड करना चाह रहे हैं उसके लिए आपके पास एक ही पोजीशन है, वो भी ये। अब आपके पास ये पोजीशन तो फिल्ड है, तो अब आपका क्या है, अवेलेबल जो साइट्स हैं वो आपकी कम होने की वजह से इस के की वैल्यूज भी कम होने लगती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होनी है, डिक्रीज होने लगती है। तो आप इसे कुछ ऐसे एक्सप्लेन कीजिएगा, ओके। तो इन सब के जो PDF नोट्स वगैरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से क्लियर देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को भी लिखा हुआ है, देखो ये भी लिखा हुआ है, डिक्रीज एबिलिटी फॉर द कोऑर्डिनेटेड वाटर, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका कोऑर्डिनेशन कम होने की वजह से गेट रिप्लेस इन अ फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर को भी लिखा है इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में क्या है, NH3 कैन बी लिगेंड अटैच ऑन, NH3 जो लिगेंड है वो अटैक कर सकता है ऑल द 6 कोऑर्डिनेट साइट, ठीक है, 6 के 6 कोऑर्डिनेट साइट पे NH3 अटैक कर सकता है, ओके। व्हाइल इन द लास्ट स्टेप, लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड साइट अवेलेबल फॉर द अटैक इज रिड्यूस टू 3, ओके। लेकिन लास्ट स्टेप इसकी बात नहीं कर रहा है, अगर आप और इसे कम करेंगे, जैसे यहाँ पर को क्या है, मैंने मेटल के साथ पहले तो आपके पास क्या है, 6 के 6 साइड है NH3 के साथ अटैक करने के लिए, लेकिन बाद में आप देखेंगे आपके पास अटैकिंग साइड क्या होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। एंड हेंस द स्टेप वाइज कांस्टेंट एज वेल एज इन द केस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स also decreases as move from the first to last step of the ligand displacement। तो जैसे जैसे ligand displacement के आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपके कांस्टेंट की वैल्यूज भी क्या है, कम होने लगेंगी। ये इसका रीजन है, यानी कि आप सिंपली ये समझिए, दो रीजन। पहला रीजन तो इसने वाटर के केस में इसलिए दिया क्योंकि ये एग्जाम्पल ही वाटर लिगेंड का ले रहा था, इतनी चीज समझ में। तब ये बोल रहा था कि वाटर लिगेंड का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है जिसकी वजह से के की वैल्यूज भी कम हो रही है। बट एक्चुअल रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन ये है कि जो आपका अटैकिंग लिगेंड है, अटैकिंग लिगेंड जो आपका अमोनिया है, उसके लिए अटैकिंग साइट कम हो जा रही है, क्योंकि ऑल सारी साइड में तो अमोनिया अटैच कर चुका है। लास्ट टाइम जब जो लास्ट स्टेप बचेगा उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आपके पास बचा है तो इस अमोनिया को रिप्लेस करने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल है, बाकी सारी तो साइट्स तो फिल्ड हो चुकी है, ओके, सब फिल है। तो आपके पास अब एक ही अटैकिंग साइट है, कोई दूसरा अवेलेबल साइट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होती है, के की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट की वैल्यूज भी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये होता है इसका ट्रेंड, इतनी चीज समझ में। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एग्जामिनर को ट्रेंड समझाइए कि ट्रेंड होता क्या है, देन इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कीजिए, एंड देन लास्ट में रीजन से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ओके। तो होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई थिंक हमारा ये वाला लेक्चर, मतलब ये वाली जो यूनिट है, कौन सी यूनिट है, मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम, यहीं पे आई थिंक फिनिश होती है। हमने इस पर सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और ये जितना स्टडी मटेरियल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।